छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद और सुरक्षा बलों के बीच संघर्ष जारी है। नक्सली बैकफुट पर हैं। नए घटनाक्रम में माओवादियों ने शर्तों के साथ बातचीत के प्रस्ताव का पर्चा दिया है। माओवादी ने सरकार से बातचीत के लिए 3 शर्तें रखी हैं। सशस्त्र बलों को हटाने, माओवादी संगठन पर लगाए गए प्रतिबंध हटाने और जेलों में बंद माओवादी नेताओं को बिना शर्त रिहा करने की मांग की है। माओवादी संगठन DKSZC के प्रवक्ता विकल्प ने यह प्रेस नोट जारी किया है। गृह मंत्री ने इस पर कहा कि सरकार के पास आधिकारिक रूप से कोई प्रस्ताव नहीं आया है। नक्सलियों को बिना शर्त बातचीत करनी चाहिए। नक्सली मूवमेंट लगभग समाप्ति की ओर जा रहा है, इसलिए वो सिमट गए हैं एक जगह। रही सवाल उनके प्रपोजल का, तो अभी एथेंटिक रूप से न मुख्यमंत्री के पास आया है, न मेरे पास, न DG के पास। जब तक जिम्मेदार अधिकारियों के पास उनका प्रपोजल ना आए, उस पर हम लोग कुछ नहीं कह सकते। आएगा, अच्छी बात है। शर्त रख के ना आए। हम घर वापसी अभियान चल रहा है, सरेंडर कर रहे हैं, तो हमारे तो दरवाजे खुले हैं, पर कोई शर्त वाली बात नहीं। पहले हथियार छोड़ें, आएँ, सरकार के कानून पे विश्वास करें, फिर वार्ता करें। ये और एक राज्य की बात नहीं है। नक्सली मूवमेंट पूरा केंद्र सरकार और कई राज्यों तक फैला है, इसलिए सभी को एक साथ चर्चा करना होगा, सिर्फ छत्तीसगढ़ को। नक्सलियों के इस प्रस्ताव पर बीजेपी का कहना है कि नक्सली ऐसे प्रस्ताव देते रहते हैं। बीजेपी ने कांग्रेस सरकार पर हमला बोला। बीजेपी ने कहा कि सरकार पिछले काफी समय से बस्तर में कोई विकास के काम नहीं कर पा रही है। इस वजह से नक्सलवादी घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। जरा ये तो बताएं कि पिछले 2-2.25 सालों में नक्सल बेल्ट में कौन सा विकास का काम हुआ है? इस सरकार ने कोई भी ऐसा काम नहीं किया है कि जिससे वहां पर विकास की अवधारणा पैदा हुई हो और वहां के लोग नक्सलवाद से दूर हुए हों। बल्कि भारतीय जनता पार्टी के शासन के समय सिर्फ बॉर्डर पर नक्सली बचे हुए थे। अब नक्सली गतिविधियां फिर से धमतरी नगरी में शुरू हो गई हैं, देवभोग में शुरू हो गई हैं, राजनांदगांव में शुरू हो गई है, कांकेर में शुरू हो गई हैं। नक्सली फिलहाल बैकफुट पर चल रहे हैं और उनका ये प्रस्ताव आना ये माना जा रहा है कि वे हतोत्साहित हैं। हालांकि सरकार ने इस प्रस्ताव को खारिज नहीं किया है। सरकार ने बिना शर्त बातचीत की बात कही है, लेकिन इस प्रस्ताव की अभी कई परतें खुलना बाकी है। क्या वाकई नक्सलियों की मंशा एक टेबल पर बैठकर बातचीत से सुलह की राह पर चलने की है, या फिर उनका ये कोई नया पैंतरा है? यह आने वाले दिनों में साफ हो पाएगा। अभिषेक शुक्ल, बंसल न्यूज, रायपुर। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अभिषेक शुक्ल। सुलह का पैंतरा या सुलह का पत्र? जी हां, ये बड़ा सवाल यहां पर है। नक्सलियों ने सामने से एक पर्चा जारी किया और कहा कि सरकार के साथ बातचीत को तैयार है, लेकिन इसके साथ साथ शर्तें भी उन्होंने जोड़ दी। 3 शर्तें हैं। सरकार ने हालांकि कहा कि शर्तें नहीं मानी जा सकती, या शर्तें तो बाद की बात है। बिना शर्त अगर बातचीत करना है तो स्वागत है, आधिकारिक तौर पर प्रस्ताव आए, और सरकार बातचीत के लिए बिल्कुल तैयार है। दरअसल छत्तीसगढ़ में नक्सली इस प्रकार के जो प्रस्ताव हैं वो गाहे बगाहे भेजते रहते हैं। उसके पीछे मंशा भी कई तरह की होती है। फिलहाल नक्सली बैकफुट पर माने जा रहे हैं, और ये भी सोचा जा रहा है कि क्या बैकफुट पर है इसलिए ये प्रस्ताव इस प्रकार का आया। गर्मी का दिन आ रहा है, इस समय जवानों की जो गतिविधियां हैं वो बढ़ जाती हैं, एक्शन मोड पे जवान होते हैं। बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं इस प्रस्ताव को लेकर। चर्चा आज इसी पर होगी कि आखिरकार इस लेटर को माना क्या जाए, इस पर्चे को देखा किस तरीके से जाए। खास मेहमान हमारे साथ हैं, रजनीश जी हैं भाजपा से, बहुत स्वागत आपका। सुरेंद्र वर्मा जी कांग्रेस से हमारे साथ, वर्णिका शर्मा जी हमारे साथ नक्सल एक्सपर्ट के तौर पर हैं, विशेष रुचि उनकी है और इन जगहों पर वो लगातार शोध के लिए जाते रहती हैं। रजनीश जी, किस तरीके से इस प्रस्ताव को देखा जाए? आपने देखा बृजमोहन जी बोल रहे थे कि पहले भी हमारे समय भी ऐसे प्रस्ताव आते रहते थे, और नक्सलियों की इस तरीके से पैंतरेबाजी भी हो सकती है। साथ साथ आप लोग सरकार पर भी विकास न करने का आरोप यहाँ पर साथ साथ मढ़ रहे हैं कि इस वजह से नक्सलवाद बढ़ रहा है। किस तरीके से इस लेटर को देखेंगे? अभिषेक जी, अभी जो दंडकार्यण स्पेशल जोन कमेटी ने एक पर्चा दिया है, और उस पर्चे को मैं पढ़ रहा था, तो उसमें आखिरी के 3 लाइन को छोड़ दें तो बाकी वही बात वो लिख रहे हैं उस पत्र में, जो बात करते आए हैं। और जो बात करते आए हैं वो क्या करते आए हैं? सिर्फ और सिर्फ हिंसा। इनकी कोई आइडियोलॉजी नहीं रही गई है।
नक्सलियों की, जिस आइडियोलॉजी को लेकर ये बात करते थे और जो बड़ी बड़ी दावे करते थे, आजकल तो ये एक लूट का गोरख धंधा बना के काम कर रहे हैं, हर जगह लूटने का ये कर रहे हैं। तो इनकी आइडियोलॉजी तो है नहीं। अब बहरहाल जो उनके पत्र में जो उन्होंने बात कही है, जो 3 शर्त की मांग रखी है, और मैं गृह मंत्री जी का भी उनका बयान सुन रहा था, उन्होंने कहा है कि निशर्त करें तो ठीक है। हमारा भी स्पष्ट मानना है, यदि नक्सलियों को मुख्य धारा में आना है, उनको लगता है कि हमारी जो आइडियोलॉजी है वो समाप्त हो रही है, और वैसे भी समाप्त तो होगी ही, क्योंकि कम्युनिस्ट अब कहीं बचे नहीं हैं, बहुत गिनती के जगह बचे हैं। तो इनको यदि बात करना है तो भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट मानना है कि निशर्त करें। हमने बड़े बड़े, चाहे वो असम के 7 सिस्टर के बोडो आंदोलन हो, नागालैंड हो, और बहुत सारे देश में ऐसे हिंसात्मक कार्रवाई में लिप्त संगठन रहे हैं, और जब भी सरकार से बात की है, चाहे केंद्र सरकार से चाहे राज्य सरकार से, सब ने निशर्त बात की। निशर्त बात करेंगे तब फिर वो समझ में आएगा कि वास्तव में वो चाहते क्या है। अभी तो सिर्फ इसमें कहीं किसी प्रकार का कोई गंभीरता है ऐसा लगता नहीं, जिस प्रकार से उन्होंने 3 शर्त रखी, और शर्तें भी ऐसी, हाँ वो शर्तें भी ऐसी कि पहले सशस्त्र बल को वहां से हटाया जाए, जेल में बंद हैं उनको रिहा किया जाए। तो इस तरह की जो मांग है, मुझको तो नहीं लगता कि ये गंभीरता से बात करना चाहते हैं, और यदि ये गंभीरता से बात करना चाहते हैं तो निशर्त बातचीत करने के लिए उनको आगे आना चाहिए, और जब निशर्त बातचीत करने के लिए आगे आएंगे, निशर्त बातचीत करना चाहिए। गृह मंत्री ने भी इस बात को यहाँ पर कहा है। सुरेंद्र जी, गृह मंत्री का भी कहना है कि निशर्त बातचीत के लिए आए, और बाकी जो शर्तें हैं वो तो जब टेबल पर आएंगे तब देखा जाएगा। विकास को भी उन्होंने एक बड़ी वजह बताया। उनका कहना है कि ये प्रस्ताव इसलिए भी आया क्योंकि मुख्यमंत्री ने विकास जो वहाँ पर किए हैं सुदूर इलाके तक, उस वजह से अब नक्सली बैकफुट पर है। निश्चित रूप से अभिषेक जी, रजनीश जी ने जो बातें कही, पूरा सम्मान है उनका, और ये बात तो तय है कि लोकतंत्र में सबसे पहले बातचीत के लिए हमें हिंसा का रास्ता छोड़ना पड़ेगा। ऐसी शर्तों पे बात करना और इस प्रकार से काल्पनिक बातों पर चर्चा करना उचित नहीं होगा। हिंसा का लोकतंत्र में कोई स्थान नहीं है। और दूसरी बात, जो माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी का बयान है, मैं कड़ा प्रतिवाद करता हूं। वरिष्ठ विधायक हैं, सर्वाधिक बार जीतने वाले विधायक हैं, लेकिन वो इस प्रकार से गलत बयानी न करें। एनसीआरबी के आंकड़े ये बताते हैं कि विगत 2-2.5 वर्षों में जो नक्सल घटनाएं हैं उसमें 37% की कमी आई है, और शहादत में 52% की गिरावट आई है। जिस भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में 4 ब्लॉक से 14 जिले तक नक्सलवाद पनपा, जिसको खाद पानी देने का काम भारतीय जनता पार्टी, और नक्सलवाद 2003 से लेकर 2018 तक साथ पनपे, लगातार जो है उस पर मैं चर्चा नहीं करना चाहूंगा। धर्मेंद्र चोपड़ा, जगत पुजारा, पोडियम लिंगा से लेकर तमाम 16 जून को तो द प्रिंट अखबार में पूरी स्टोरी भारतीय जनता पार्टी और नक्सलवाद की संलिप्तता की छपी है, उस पर बात नहीं करना चाहूंगा। लेकिन जिस प्रकार से अनर्गल तथ्यहीन आरोप लगा रहे हैं बृजमोहन अग्रवाल जी, उसका मैं कड़ा प्रतिवाद करता हूं। सम्मानीय विधायक रजनीश जी ने सही कहा कि लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। इस प्रकार से दबावपूर्वक चर्चा किया के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। माननीय गृह मंत्री जी ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि आधिकारिक रूप से इस प्रकार से कोई प्रस्ताव सरकार को नहीं मिला है, तो अभी ये काल्पनिक स्थिति पर ही है। इस पर जो है ज्यादा कहना उचित नहीं होगा। वर्णिका जी, ये जो पर्चा सामने आया है, क्या वाकई गंभीर इसे माना जाए, गंभीर पहल मानी जाए, या शर्तों को देखकर ऐसा माना जाए कि ये कोई स्ट्रेटजी है, कोई पैतरा है? बिल्कुल, मैं ये इस बात स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगी, यदि एक उत्तर चाहिए तो, कि ये इनका नया स्ट्रेटजी है। कारण यह कि पिछले कुछ सालों में हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि 2 सालों में जितना फ्लक्चुएशन माओवादी गतिविधियों में देखने को मिला है, ये 2008 के उपरांत सबसे बड़ा फ्लक्चुएशन माना जाएगा। क्योंकि कोविड आरंभ से लेके अभी तक का उनके दिन प्रतिदिन नीतियों में परिवर्तन आया है, जो हम उनकी स्ट्रेटजी के गहन अध्ययन से पता चलता है हमको। चाहे उनका अंदरूनी पाइपलाइन को स्ट्रॉन्ग करने का गतिविधि हो, या फिर फ्रंट में आके ऑपरेशंस करने की गतिविधि में परिवर्तन हो, दोनों ही प्रकार के परिवर्तन समानांतर रूप से हमको देखने में आए हैं।
अब रहा सवाल ये पर्चे और इन पर्चों में लिखी गई शर्त, तो यहाँ पे मैं स्पष्ट तौर पे बताना चाहूँगी कि इसके पहले भी इतिहास गवाह है कि नेपाल में भी 3 राउंड की इस प्रकार की शांति वार्ता हुई, परंतु अंत में आके वो वार्ता विफल हो गई। विफल होने का क्या कारण है, इस पे हम थोड़ा सा गौर करेंगे। सबसे पहली बात, जब भी माओवादी इस प्रकार की किसी वार्ता की शर्त रखते हैं तो उसमें उनका 2-3 उद्देश्य होता है। एक तो जो अंदर उनकी जो पाइपलाइन है उसको उनको रीगेनिंग पीरियड मानते हैं ये शर्त के दौरान, क्योंकि उस दौरान वो ये शर्त रखते हैं कि उस समय शस्त्र सुरक्षा बलों के द्वारा रख देने चाहिए, माओवादियों के ऊपर कोई कार्यवाही नहीं होनी चाहिए और उनके संगठनों पे से प्रतिबंध हटा देना चाहिए। तो जब ये तीनों चीज़ों की बाधा उनके ऊपर से हट जाती है तो उस पूरे दौर में इनका ये रीगेनिंग पीरियड कहलाता है, जो ये पिछले भी कई जगहों पे कर चुके हैं। पर अंत में आके जब वार्ता सफल होने का एक पीक पॉइंट आता है, उस समय ये अपहरण या किसी बड़ी घटना को अंजाम देते हैं और वार्ता विफल हो जाती है। अब यहाँ पे मैं एक पक्ष रखना चाहूँगी कि किसी भी क्षेत्र में या संघर्षग्रस्त क्षेत्र में केवल माओवादियों को लेकर सुरक्षा गतिविधि नहीं होती है, और भी बहुत सारे क्राइम अपराध को लेकर सुरक्षा गतिविधि होती है। और हम एक लोकतांत्रिक देश में हैं, लोकतांत्रिक देश के वासी हैं, वहाँ पे सदैव उनको निशर्त वार्ता के लिए ही सामने आना चाहिए। लोकतांत्रिक देश में किसी प्रकार के शर्त की जरूरत नहीं होती। यहाँ तो स्वतंत्र रूप से, खुले रूप से हर व्यक्ति को अपनी बात रखने का अधिकार होता है। बिल्कुल, हर व्यक्ति को बात रखने का अधिकार होता है, और अगर गंभीरता होती इस प्रस्ताव में तो ये शर्तें नहीं रखी जाती। वो भी शर्त इस तरीके की है कि सरसरी नज़र में ही शायद कोई आम आदमी हो तो वो भी इसे खारिज कर दे, फिर तो सरकार की बात ही क्या। बहरहाल सरकार आधिकारिक प्रस्ताव की बात कर रही है। रजनीश जी, नक्सलवाद बैकफुट पर है, ये सभी मान रहे हैं यहाँ पर, फिर आप लोगों को क्यों लग रहा है कि नक्सली इस वक्त लगातार पैर पसार रहे हैं वहाँ पर और इसके पीछे विकास न होना है? देखिए अभिषेक जी, मैं जब बात शुरू किया था तो मुझको लगता था कि ये बात जो आज नक्सली पर्चा दिए हैं उस विषय पर होगा, लेकिन हमारे कांग्रेसी मित्र ने बड़ी बड़ी बातें की। मैं एक बार और बोला था, आज फिर बोल रहा हूँ कि जब इनकी बारी आएगा तो 14 जिले का नाम जरूर गिनेंगे कि किन 14 जिलों में भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद नक्सल गतिविधि बढ़ी है। और कई बार ऐसा लगता है कि ऐसे बेतुके बयानों का कोई जवाब क्या दे सकते हैं। आज बात हो रही नक्सली की, नक्सली इसमें लिखते हैं कि विकास काम नहीं हो रहा है। कितने विकास के ये विरोधी हैं। रोड चलते रहता है, रोड का काम को तोड़ देना, स्कूलों को तोड़ देना, गाड़ियों में आग लगा देना, मार के भगा देना, हत्या कर देना, और ये विकास की बात करते हैं नक्सली। और बहरहाल जो बात ये बड़ी बड़ी कर रहे थे कि 2 साल में हमने विकास कर दिया, यदि मैं उस आंकड़े में जाऊंगा, अभी ये इसका आंकड़ा दे रहे थे नेशनल क्राइम ब्यूरो का कि इसमें ऐसा लिखा है वैसा लिखा है। नेशनल क्राइम ब्यूरो का आंकड़ा दूंगा, छत्तीसगढ़ को कहाँ पहुंचा दिए है कांग्रेस सरकार। मुंह छिपाने की जगह नहीं है इनको कि कहाँ आज भारत में इनकी स्थान है, यदि उसी आंकड़े की बात करूँ तो। इसमें नक्सली जो घटनाएं हुई हैं, यदि इन्हीं के भाषा में मैं बात करूँ तो पिछले 2 साल से नक्सलियों की जो मृत्यु दर है, नक्सलियों को मुठभेड़ में जो मृत्यु होती आई है वो कम हो गई है, और उसमें हमारे पुलिस वाले ज़्यादा शहीद हो रहे हैं। ये इसका वास्तविकता है। जो वहाँ के आम लोग हैं, 1 साल के अंदर 150 से अधिक हत्याएं हुई हैं, और इस बात को ये ध्यान न देते हुए 15 साल में यहाँ इनकी ये बैक फुट में कैसे गए हैं। यदि आप ध्यान देंगे, बैक फुट में एक ही बार में इनके 2 साल आने के बाद नहीं गए हैं। वो तो खुलेआम बोल रहे हैं कि हमारी सरकार आ गई है, नक्सली इसको बोल रहे हैं, और शहर तक आ गए हैं। आज राजनांदगांव में आ गए हैं, नगरी में आ गए हैं, धमतरी में, शहर के अंदर तक आ गए। जो बात बैक फुट में बोल रहे हैं, असली में नक्सली लोगों का बैक फुट में जाने का केंद्र सरकार के द्वारा लगातार प्रयास हुआ। ये सरकार भी प्रयास कर रही है, लेकिन ये बोले कि 2 साल में किए। अगर आपको लग रहा है कि बैकफुट पर नहीं है तो फिर ये प्रस्ताव शांति का क्यों? मैं एक या बातचीत का क्यों? नहीं, मैं 5 सेकंड में अपनी 5 सेकंड में बात खत्म करता हूँ। बैक फुट में जाने का सबसे महत्वपूर्ण कारण है, जिसको हम शायद उतना ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। जब नोटबंदी हुई, आर्थिक रूप से ये जहां इनकी कमर टूटी, वहां से नक्सली बैक फुट पे होना शुरू हुए,
उनके पास पैसे नहीं थे, खाने के सामान नहीं थे, दवाइयाँ नहीं थी, और लगातार ऐसी चीज़ें हुई जिनसे वो बैक फुट पर गए। और उनको अब लगेगा और होना पड़ेगा, आखिर उनको भी, नक्सलियों को ये समझ में आ रहा है कि हमको एक न एक दिन अब टेबल में आना ही है, बातचीत के टेबल में आना ही है। इसलिए यदि वो गंभीरता चाहते हैं, और मुझको तो अभी लगता है कि अभी वो सिर्फ ध्यान हटाने के लिए किए हैं, नक्सली उनको लगता है ध्यान हटा के अभी क्यों गए ये तो रजनीश जी साल बता अभी दी, बचा है और इस सरकार का। श्रेय भी वो वहाँ पर ले रहे हैं, ध्यान हटाकर उनका कहना है कि वो पैर फैलाना चाह रहे हैं यहाँ पर इस प्रस्ताव के जरिए। अभी श्रेय जी, मैं विनम्रतापूर्वक सम्मानीय विधायक रजनीश जी से यही निवेदन करूंगा कि आपके लोकप्रिय चैनल के जो दर्शक हैं उनके सामने कृपया झूठ तो न परसें, मुझे बता दें कि किस साल में 150 जवानों की शहादत हुई है। एनसीआरबी के आंकड़े को झुटलाते हैं क्या ये? राजनांदगांव की बात कर रहे हैं, इनके शासन काल में सिपाही आरक्षक नहीं, इनको रिकॉर्डिंग दोबारा सुनवाइएगा। आप चौबे जी अभिषेक जी शहादत हुई थी, सुन लीजिए आपको समय मिला था, जस्टिस पटनायक की रिपोर्ट पढ़ लीजिए। हजारों मामले सारके, गुड़ा, एडस मेडा, पेद्दागलूर में भोले भाले नक्सलियों के सीने में गोली चलाते रहे। सोनकू और बड़कू का नाम याद है? मिडिल स्कूल के छोटे बच्चों के सीने में गोली चलाकर नक्सली बता दिए। अच्छा, इसीलिए मेटला में इसीलिए करवा रहे हो, घर जलाए गए 150 लोगों को इसीलिए मरवा दिए, और केवल नक्सलवाद से निपटने के लिए जो फंड आता था, सुन लीजिए, इसीलिए मरवा दिए 150 लोगों को। रमन सिंह जी ने 150 लोगों को इसीलिए मरवा दिए। कहा था कि वेतन लो और मौज करो। आपकी प्राथमिकता में कमीशन खोरी था, आपकी प्राथमिकता में डीएमएफ के पैसे से अधिकारियों के घरों में लिफ्ट लगाना, उनके घरों में स्विमिंग पूल लगाना। अरे हमने तो सरकार आते ही छत्तीसगढ़ को लूट का अड्डा बना दिए, एटीएम कार्ड बन गए हो, बड़ी बड़ी बात कर रहे हो, झूठ बोलने वाले आ गए हो। मैं बता दूं जमीन किसके नाम से था? एटीएम कार्ड किसके नाम था? अरे किसके नाम था? कमीशन खोर किसके नाम था जमीन? लखनऊ और जिसको वापस किए किसके नाम था? अरे बोलो, बताओ ना। अशोका टावर में किसका एड्रेस था? भाजपाइयों की संलिप्तता सुन लीजिए, अभिषेक जी, पोडियम नहीं ये क्या है? रजनीश जी, सुरेंद्र जी, मैं चाहूंगा सब्जेक्ट पर हम इधर उधर सब्जेक्ट से ना जाए, बड़ा गंभीर विषय है। ये सब नक्सलवाद छत्तीसगढ़ का नासूर बना हुआ है। अभिषेक जी, पोस्ट में क्यों डर अभिषेक जी, सस्पेंड किया? आपके माध्यम से इनसे ऐसे प्रवक्ताओं को लाते हैं अभिषेक जी, जो बिना सिर पैर के बात करते हैं। मैंने कहा 150 नागरिकों की हत्या हुई, और ये सरासर झूठ बोलते हैं टीवी में आके कि इसका रिपोर्ट पढ़ो, उसको पढ़ो करके। ये अरे आपके मैंने कहा था 14 जिले के नाम बताओ, 14 जिलों के नाम बताओ। झूठ बोले हो, 14 जिले के नाम गिन के बताओ। 150 शहादत का मैं अभिषेक जी, इनसे बोलिए 14 जिले के नाम बताओ। अरे 114 विधायक एनसीआरबी के आंकड़े के झूठ बोल रहे हैं। 14 जिले का नाम बताओ। टीवी में बैठ के झूठ मत बोलो। 14 जिले का नाम बताओ, 14 जिले का नाम बताओ। शुरुआत किए थे 14 जिले से, 5 ब्लॉक से। वर्णिका जी, ये जो लेटर आया है, इससे स्ट्रेटजी के तौर पर अगर हम इनसे एक बार जरूर किस तरीके से 14 जिलों का नाम दिमाग में, जहन में क्या चल रहा है यहाँ पर? ये जो प्रस्ताव, ये पर्चा जो इन्होंने यहाँ पर लाया है, यहाँ पर क्या ये और छत्तीसगढ़ में पैर पसारने की कोई साजिश है? किस तरीके की सोच के साथ ये पर्चा लाया गया है? देखिए, अभी जैसे कि मैं कह रही थी कि इनके स्ट्रेटेजी में कंटिन्यूस फ्लक्चुएशन मेजर हो रहे हैं, तो ये भी उसी फ्लक्चुएशन का एक हिस्सा है। इसके दौरान ये क्या कर रहे हैं कि अभी तो एक चीज़ स्पष्ट हो गई है कि दंतेवाड़ा और कुछ अन्य जिले हैं जो लगे हुए, सड़क के किनारे से लगे हुए जिले हैं, स्पष्ट तौर पे कहूँगी, तो वहाँ के युवाओं में स्वजागृति उत्पन्न हुई है कि अब इसमें या इस माओवादी प्रक्रिया में शामिल होने का कोई औचित्य नहीं है। ये बिल्कुल एक औचित्य विहीन लड़ाई है। जो जिन जिन क्षेत्रों में संचार पहुंचा है, उस क्षेत्र के युवा जागरूक हुए हैं और उन्होंने स्पष्ट तौर पे इसमें सम्मिलित होने से मना कर दिया है या खारिज कर रहे हैं। डर या भय भी इनकी परिणति को क्लियर नहीं कर पा रहा है। तो ऐसी स्थिति में अब ये अपने आप को कमजोर बताने का भ्रम फैला रहे हैं और हम समझ भी रहे हैं कि ये कमजोर होके इस प्रकार का प्रस्ताव दे रहे हैं। अच्छा। पर ये गुरिल्ला युद्ध कर्म का एक सोचा समझा रणनीति है जो इनके यूपीपी में आप पढ़ने में, इस अर्बन पर्सपेक्टिव प्लान में स्पष्ट रूप से पढ़ सकते हैं।
उसमें स्पष्ट तौर पे इनकी इस प्रकार की नई रणनीति का जिक्र होता है, जिसमें ये युवाओं को बदल बदल के रणनीति अपने साथ सम्मिलित करेंगे। ये है कि ये अंदरूनी जो इनकी प्रक्रिया पहले खुले रूप में होती थी, वैसे तो ये कोवर्ट वॉर कर रहे हैं, पर कोवर्ट वॉर का भी एक हिस्सा ओपन रूप से समझा जा सकता था। अब ये लड़ाई और कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही है। अब इनकी अंदरूनी पाइपलाइन, मतलब कोर एरिया में ये पाइपलाइन बढ़ाते जा रहे हैं, और इस पाइपलाइन को अब इनको ये समझ आ गया कि हमको इस पाइपलाइन को खाद पानी देना है, पोषक देना है, तो उसको हम कैसे दे सकते हैं। वो तो सुरक्षा बलों की अभी गर्मी के दिनों में कार्यवाही बढ़ेगी और फिर उसमें दखलंदाजी होगी, तो हम उसको किस प्रकार से कर सकते हैं। तो ये एक रणनीति है कि पर्चा परोस करके थोड़ी देर के लिए भ्रम पैदा किया जाए, थोड़ी देर के लिए डाइवर्शन पैदा किया जाए, अपने उद्देश्य से डेविएशन विचलित किया जाए, ताकि सभी पार्टियां आपस में भ्रम जाल फैला के लड़ती रहें और निर्णय पे इनका ध्यान केंद्रित हो, और तब तक के हम अपनी पाइपलाइन मजबूत करें। और कहीं एक आंशिक संभावना भी रहे कि इस शर्त पे विचार करने की, या थोड़ा बहुत विचार भी हो गया तो इस दौरान हम और भी मजबूती प्राप्त कर लेंगे। ये माइंड गेम भी इसे मान सकते हैं वर्णिका जी कि ये माइंड गेम भी है, इमेज भी थोड़ी सुधरी कि हमने सामने से प्रस्ताव दे दिया और लोकल सपोर्ट जो अब कहा जा रहा है उनको नहीं मिल रहा है उसे हासिल करने की। जी बिल्कुल, ये एक प्रकार से मास ब्रेन वॉशिंग की टेक्नोलॉजी है इनकी। ठीक है, मास ब्रेन वॉश करने की ये टेक्नोलॉजी है और इस बड़ी सोचे समझे तरीके से इस यहाँ पर आगे काम चल रहा है। रजनीश जी, आप लोगों के समय भी इस प्रकार के कोशिशें होती थी नक्सलियों की तरफ से, और ये बहुत गंभीर कोशिश नहीं होती जैसा आप भी इसे कह रहे हैं। किस तरीके से आपको लगता है कि मौजूदा समय में निपटना चाहिए सरकार को? आप विपक्ष में बैठे हुए हैं, क्या आप लोगों का सुझाव है ऐसे मौके पर? नहीं, मैंने अभिषेक जी शुरुआत जब बात हुई तभी कहा था कि हम बड़े बड़े ऐसे आंदोलनों से निपटे हैं, देश निपटा है, और यदि इसमें नक्सली गंभीर हैं इस मामले पर तो वो निशर्त बात करे, और सरकार को भी इनकी बातों में नहीं आना चाहिए। अभी तो माननीय गृह मंत्री जी का बयान आया है कि बात करना चाहते हैं तो अधिकृत रूप से सूचना दें और निशर्त बात करें। तो भारतीय जनता पार्टी तो निश्चित रूप से बातचीत होना चाहिए, स्वागत है, लेकिन पहले वो जो बात कर रहे हैं कि सशस्त्र बल को हटाएं, वो निशर्त बात करें और अपनी हिंसा रोकें। हमारी तो मांग है कि नक्सली जो विकास के काम में बाधा बने हुए हैं, रोज हिंसा कर रहे हैं, आम नागरिकों को मार रहे हैं, पहले वो अपना आचरण सुधार के दिखाएं, बताएं कि हाँ हम बातचीत करने के लिए बिल्कुल सरकार से निशर्त तैयार हैं, और उसके बाद इस सरकार को चाहिए कि बातचीत करे, सबको विश्वास में लेके बातचीत करे और इसका समाधान का रास्ता निकले। हर देश चाहता है, छत्तीसगढ़ चाहता है कि इसका शांतिपूर्ण हल निकले, और जो नक्सली हमारे छत्तीसगढ़ के छाती में दाग दर यहाँ पर हो, निश्चित रूप से ये हमेशा के लिए समाप्त हो, हम चाहते हैं। लेकिन इसके क्या आप लोग की स्ट्रेटजी होगी इसके लिए पहले नक्सली अपना आचरण सुधार के हिंसा का रास्ता छोड़ें। बैकफुट पर नक्सली बैकफुट पर चले गए हैं, ऐसा सोचना घातक हो सकता है। वर्णिका जी भी बोल रही कि नक्सली यही चाहते हैं कि हम सोचे वो बैकफुट पर है। निश्चित रूप से अभिषेक जी, देखिए विधानसभा के घोषणा पत्र में भी जो है नक्सल उन्मूलन हमारा एक प्रमुख कमिटमेंट था छत्तीसगढ़ की जनता से। नक्सल का दंश हमने भोगा है, 30 से अधिक कार्यकर्ता और नेता हमने खोए हैं, और इसीलिए माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में जो कांग्रेस सरकार है छत्तीसगढ़ में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तीनों मोर्चों पर जो है पहले दिन से ही काम कर रही है, और उसी का सुखद परिणाम है। निश्चित रूप से मैं भारतीय जनता पार्टी और तमाम सामाजिक संगठनों, राजनीतिक संगठनों से मैं ये वादा करता हूं, और पार्टी भी लगातार इनके सलाह और सुझाव का पूरा सम्मान है। और ऐसे जो छत्तीसगढ़ के लिए कलंक का टीका बन चुका है उसको मिटाना हम सबकी नैतिक जवाबदारी है, और सरकार उस दिशा में ही काम कर रही है। लगातार वहाँ के विकास के लिए, वहाँ के युवाओं के लिए सरकार जो काम कर रही है उसी का सुखद परिणाम है कि नक्सल घटनाओं में और शहादत में कमी आई है, और बहुत लंबा रास्ता एक तय करना बाकी है, और सबको मिलकर इस जो समस्या है उसको समूल उखाड़ फेंकने के लिए एक प्रयास सामूहिक रूप से जरूरी है। वर्णिका जी, क्या आपका सुझाव होगा? बहुत संक्षेप में चाहूंगा, मौजूदा परिस्थिति में जो पर्चा आया है, अभी जो ये पर्चा आया है इसको बिल्कुल यदि निशर्त ये आते हैं, लोकतांत्रिक देश है, इसमें निशर्त ये सामने आते हैं तो बिल्कुल बातचीत करें, पर इस बातचीत को लेके हम अधिक पॉश या इंटरवल ना लें,
कि ये अपनी पाइपलाइन को मजबूत करते चले जाएं। ये केवल एक भ्रामक तथ्य है और ब्रेन गेम है, इसको सोच के ही हमको अपना कदम उठाना चाहिए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो नक्सलियों की तरफ से एक पर्चा आया, प्रस्ताव आया, लेकिन विशेषज्ञ भी मान रहे हैं कि बातचीत तो होनी चाहिए लेकिन निशर्त हो और इनके भ्रामक जाल या माइंड गेम में नहीं फंसना चाहिए, क्योंकि ये थोड़ा इस पर्चे के जरिए समय लेकर एक नई स्ट्रेटजी के तहत आगे बढ़ना चाह रहे हैं। आज का मुद्दा में इतना ही। नमस्कार।